1971 में पाकिस्तान के अत्याचार और नीतियों से परेशान होकर बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। उसी वक्त बांग्लादेश की स्थापना हुई। जिस अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर बांग्लादेश की स्थापना हुई, अब उसी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर निशाने पर बनाया जा रहा है। और एक ऐसी एक दो नहीं बल्कि कई घटनाएं, अनगिनत घटनाएं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो हुआ उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के पास महज 15 साल बचे हैं? बांग्लादेश में अत्याचार, हिंदुओं के पास सिर्फ 15 साल। ढाका में बवाल, बांग्लादेश में भड़की कट्टरता की आग। हिंदुओं के खिलाफ नफरती सोच, घरों में तोड़फोड़। बांग्लादेश एक बार फिर कट्टरता और नफरत की आग में सुलगने लगा है। तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है, जहां हिंदू बहुल इलाके में जो हुआ वो सन्न कर देने वाला है। आस्था के केंद्र मंदिरों पर हमला होता है, हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जाता है। लेकिन बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए इस हिंसा से भी बड़ी चिंता की वजह है उनके लिए बांग्लादेशियों के दिमाग में बोया जा रहा वो जहर, जो उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर बांग्लादेश इस सोच पर चला तो यहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। वैसे तो ढाका की ये तस्वीरें हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन हिंसा का शिकार हुए पीड़ितों ने जो बताया उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1971 में दुनिया के सबसे कट्टर देश पाकिस्तान से अलग होने वाला बांग्लादेश कैसे उसी राह पर चल रहा है। हिंसक भीड़ यही नहीं रुकी, हिंदुओं को लेकर यहाँ के लोगों में किस कदर नफरत भरा गया है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भीड़ ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा। बांग्लादेश में इस बार हिंदुओं को निशाने पर लेने का आरोप वहाँ के एक सियासतदान पर भी लगा है, जिस पर हिंदुओं की संपत्ति लूटने और उन्हें डरा धमका कर रखने का आरोप है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में ये पहला हमला हो, लेकिन जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की डिटेल बताते हैं। वो डिटेल क्या, जरा जानिए आप। अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के लगभग 1045 मामले सामने आ चुके हैं। जुलाई 2023 से जून 2024 यानी लगभग एक साल में अल्पसंख्यक समुदाय के 45 लोगों की हत्या कर दी गई, हिंदुओं की हत्या कर दी। 10 लोगों की हत्या के प्रयास किए गए तथा 36 लोगों को मौत की धमकी भी दी गई। कुल मिलाकर 479 लोगों पर हमला किया गया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। हिंसा में 25 सामूहिक बलात्कार भी शामिल है, जबकि 12 लोगों का अपहरण किया गया और ये लोग लापता हो गए या उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया था। 8 लोगों को ईश निंदा के झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के घरों और व्यवसायों के खिलाफ 102 हमले, तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं दर्ज की। अब बात यूपी की, जहां मदरसों पर महाभारत शुरू हो चुकी है। मदरसों पर योगी सरकार के आदेश के खिलाफ उलेमाओं ने हल्ला बोल कर दिया। जमीयत उलेमाए ने सीएम योगी को खत लिखा, जिसमें संविधान और मौलिक अधिकारों की दलील देकर के मुस्लिमों की पहचान को खतरे में बताया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में। उलेमा आहत, मदरसे पर महाभारत। शिक्षा में नहीं सुधार, पर बदलाव से हाहाकार। यूपी के मदरसों में हिंदू बच्चों की मौजूदगी पर संग्राम छिड़ा हुआ है। मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों की पढ़ाई को लेकर रिपोर्ट सामने आने के बाद योगी सरकार ने एक्शन लिया तो उलेमा और मौलाना परेशान हो गए। इसी के तहत जमीयत उलेमाए हिंद ने 4 पन्नों की चिट्ठी लिखकर यूपी सरकार पर मदरसों की पहचान मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया है। जमीयत उलेमा के इन आरोपों की तह तक जाने के लिए पुराने घटनाक्रम को समझना होगा। दरअसल पिछले महीने ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यूपी के मदरसों पर एक रिपोर्ट तैयार की,
एनसीपीसीआर ने इस रिपोर्ट को यूपी सरकार को भेजा। इसी रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार ने 26 जून को निर्देश जारी किए। यूपी सरकार का आदेश है कि सरकारी वित्त पोषित मदरसों और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराया जाए और इसके लिए इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन भी किया जाए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने मोर्चा खोल दिया। मौलाना मदनी ने योगी सरकार के इस आदेश को गैर संवैधानिक बताया। उन्होंने यूपी सरकार से इस आदेश को वापस लेने की अपील की और योगी को लिखी चिट्ठी में कहा कि इस्लामी मदरसों को संविधान से संरक्षण प्राप्त है, इसकी पहचान मिटाने की कोशिश न करें। ये देश का धर्म के नाम पर विभाजित करने वाला कृत्य है। पूरे देश को छोड़कर एनसीपीसीआर ने यूपी सरकार को ही निर्देश क्यों जारी किया? इस आदेश से हजारों मदरसे प्रभावित होंगे क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में ज्यादा मदरसे हैं। जमीयत यूपी सरकार के आदेश को मौलिक अधिकारों का हनन बता रही है तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि उलेमा और मौलाना मुस्लिम समाज को आधुनिक बनाने की राह में अड़चन खड़ा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय गरीबी में गुर्बत में रहे और उनको लगातार गुमराह करने की कोशिश ये करते हैं और इस तरह की चिट्ठी लिखकर सिर्फ ध्यान आकर्षण करने की कोशिश ऐसे मौलाना कर रहे हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के तर सच ये भी है कि मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा का अभाव है। तकनीक के इस दौर में कई मदरसों में साइंस और मैथ्स जैसे विषयों की बजाय धार्मिक पढ़ाई पर जोर रहता है। सरकारी मदद के बावजूद मदरसों में सरकारी आदेशों का पालन नहीं होता, लेकिन मदनी जैसे उलेमा धार्मिक कार्ड खेलकर मदरसों में सुधार की गुंजाइश पर ब्रेक लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मदरसे पर योगी सरकार के आदेश से उलेमा परेशान है तो उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों ने योगी सरकार से बगावत कर दी। डिजिटल हाजिरी के मुद्दे पर सीएम योगी एक्शन मोड में हैं तो सरकारी टीचर आर पार के मूड में हैं और किसी भी हाल में डिजिटल हाजिरी के लिए मारने को तैयार है। आखिर शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ क्यों हैं और उनकी दलील क्या है, बताते हैं। शिक्षकों का आरोप ये कि दूर दराज गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करने के लिए टाइम लगता है। कई स्कूल दूर दराज के इलाकों में मौजूद हैं और बारिश के मौसम में पानी से घिरे होते हैं, इसलिए अगर कोई टीचर देरी से आता है तो उसको एब्सेंट मान लिया जाता है और उसकी छुट्टी काट ली जाती है। हालांकि टीचर्स की परेशानी को देखते हुए विभाग ने तय किया कि टाइम से 30 मिनट तक अटेंडेंस लगाने की सुविधा दी, लेकिन उसके बावजूद शिक्षक मानने को तैयार नहीं। अब ऐसे में हालात ये कि आदेश की नाफरमानी हुई और नाफरमानी करने वाले शिक्षक सरकार के रडार पर आ गए। सूत्र बता रहे हैं कि डिजिटल अटेंडेंस न लगाने वाले शिक्षकों पर अब योगी सरकार कार्रवाई करने के मूड में। रिपोर्ट जरा देखिए। नहीं लगा रहा कोई सर, सारे एक साथ कुछ भी करे सरकार। डिजिटल अटेंडेंस पर योगी सरकार की तमाम सख्ती के बाद भी यूपी के सरकारी टीचर मानने को तैयार नहीं है। वहीं शिक्षकों की बहानेबाजी को योगी सरकार अब बर्दाश्त करने के मूड में भी नहीं है। हालात ये हैं कि यूपी सरकार के लागू नए नियमों की अनदेखी करने वाले सभी शिक्षक योगी सरकार के सीधे रडार पर आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जा सकती है। सीएम योगी ने शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करके सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार के निर्देश के मुताबिक 3 दिन तक डिजिटल हाजिरी नहीं लगाने पर वेतन रोका जा सकता है। डिजिटल हाजिरी नहीं लगाने पर विभागीय आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। विभागीय अवहेलना की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। शिक्षकों का वेतन और मानदेय अगले आदेश तक रोका जा सकता है। इस बीच अलग अलग जगहों के सरकारी शिक्षक लगातार काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। कई संगठनों से जुड़े शिक्षकों ने जिला मुख्यालयों को ज्ञापन भी सौंपा है। पूरे विवाद को समझने के लिए जी न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सरकारी स्कूलों में पहुंची और शिक्षकों के इस विरोध की वजह जानने की कोशिश की। डिजिटल अटेंडेंस की हकीकत परखने के लिए जी मीडिया की टीम जब उन्नाव के आदर्श बाल प्राथमिक विद्यालय पहुंची तो वहां मौजूद शिक्षिका नादिरा बेगम ने ऑनलाइन हाजिरी पर क्या कहा, सुनिए। डिजिटल अटेंडेंस लगाई आप? नहीं सर, डिजिटल अटेंडेंस न, मुझे टेबलेट नहीं मिला। वेतन कटौती के आदेश भी दिए, वेतन कटौती हुई है, आप इसके बारे में क्या? श्योर नहीं हूँ कटा है या नहीं कटा।
जो हाल यूपी के उन्नाव के स्कूल में है, वही यूपी के दूसरे स्कूलों में भी है। जी मीडिया की टीम अमेठी के स्कूल में भी पहुंची, लेकिन यहाँ भी शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर तैयार भी हैं, तो इनकी सरकार से अपनी ही डिमांड है। राज्य कर्मचारियों को 30 दिनों का ईएल मिलता है, हम लोगों को सिर्फ 14 सीएल है। 14 सीएल में पूरे वर्ष हमें उसी में करना है। हम लोगों को जून में जो छुट्टियां मिलती हैं, वो छुट्टियां हम लोगों को खत्म कर दें, पूरी तरीके से खत्म कर दें। हम लोग जून में विद्यालय यानी पूरे वर्ष जाएंगे विद्यालय, लेकिन हमें 30 दिन का ईएल दे दें। 15 मिनट का समय दिया गया है। इस समय इसको और थोड़ा बढ़ा दिया है, जैसे कि कभी कभी आते समय रास्ते में जाम भी लग जाता है, और इस समय तो बरसात का मौसम जैसा चल ही रहा है। इस मौसम में विद्यालय पहुंचना, वो भी केवल 15 मिनट का टाइम दिया गया है, बहुत ही मुश्किल है। इसके साथ हम लोगों को हाफ सीएल भी नहीं मिला है। हम लोग चाहते हैं हमको हाफ सीएल मिले और राज्य कर्मचारी का दर्जा भी मिले। सरकार के आदेश की नाफरमानी पर एक तरफ योगी सरकार सख्त है, तो दूसरी तरफ डिजिटल हाजिरी के लिए शिक्षकों को मनाने और समझाने के लिए अफसरों को फील्ड में उतार दिया गया है। जी मीडिया की टीम ने यूपी के बलिया के स्कूल में दौरा किया, तो बीएसए के अधिकारी शिक्षकों से डिजिटल हाजिरी को लेकर बातचीत करते और उनको समझाते नजर आए। बलिया के बीएसए से सीधे पूछते हैं, सर आज आप बलिया के तमाम विद्यालयों में जा रहे हैं, किस तरीके से शिक्षकों से बातचीत हो रही है और क्या मकसद है? तो शिक्षकों में भी कुछ भ्रम है, उस भ्रम को हम लोग दूर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि ये ऑनलाइन चीजें होने से व्यवस्थाएं पारदर्शी तरीके से और समय से संचालित हो सकेंगी। तो पूरी उम्मीद है कि हमारे शिक्षक इसमें सहयोग करेंगे। एक तरफ डिजिटल अटेंडेंस पर अधिकारी शिक्षकों को समझाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी की सख्ती बरकरार है। अब देखना होगा कि शिक्षकों के इस जिद की जीत होती है या सरकारी तंत्र की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो डिजिटल अटेंडेंस विवाद की खबर के बीच शिक्षकों के लिए एक बेहतर खबर, और खबर यह कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के लंबे अरसे से यूपी में चल रहे आंदोलन के बीच 60,000 संविदा कर्मचारियों की मुराद पूरी होने वाली। योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए नई या पुरानी में से कोई एक पेंशन चुनने का विकल्प जारी कर दिया है। इस आदेश में शिक्षकों को ऑप्शन के तौर पर नई और पुरानी पेंशन दोनों के विकल्प दिए गए। शिक्षकों की ओर से भरा गया एक अंतिम विकल्प है और इसके बाद वो कोई बदलाव नहीं कर सके। आपको बताएं कि प्रदेश में नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई थी। इसके लिए अधिसूचना 28 मार्च 2005 को लागू हुई थी। विशिष्ट बीटीसी और अन्य भर्तियों के जरिए करीब 60,000 शिक्षक और कर्मचारी ऐसे जिनकी नियुक्ति को 2006 में हुई थी, लेकिन इसका विज्ञापन नई पेंशन की अधिसूचना जारी होने से पहले निकला था और इसलिए वो विज्ञापन के आधार पर लगातार पुरानी पेंशन में शामिल होने की मांग कर रहे थे। पिछले कुछ सालों से यूपी समेत देश की सियासत में पुरानी पेंशन की मांग एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। कांग्रेस ने कुछ विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इसको अपना हिस्सा भी बनाया। अब आपको मिलाते हैं सलीम मिश्रा जी से, गौ तस्करी वाले। नाम सुनकर आप शायद हैरान हो। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस शख्स के नाम और काम दोनों को लेकर खुलासा हुआ। आरोप है कि सलीम नाम का एक शख्स आसपास के लोगों को अपना नाम मिश्रा जी बताता था और ऐसा करके सलीम कबाड़ी के व्यापार के नाम पर गौ तस्करी का धंधा करता था। लेकिन जब खुलासा हुआ तो बाबा का बुलडोजर एक्शन में आ गया। नाम कबाड़ी, काम गो तस्करी। मिश्रा जी के नाम पर गो तस्कर काम पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज प्रशासन का बुलडोजर चला और कार्रवाई की गई सलीम नाम के एक कबाड़ व्यापारी पर। सलीम कहने को तो कबाड़ का व्यापार करता था, लेकिन कबाड़ी के नाम पर उसका असली धंधा गो तस्करी था। मगर अब उसके पूरे काले कारोबार को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि प्रशासन की यह कार्रवाई जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर थी, लेकिन सलीम पर जो आरोप है वो बेहद हैरान करने वाला है। सलीम कबाड़ी के यार्ड में जिस तरह से कार्रवाई की गई है, उसके बाद उसके यार्ड से 2 ट्रकें पुलिस ने जब्त की है और ये वो ट्रक है। ये देख सकते हैं कि इस ट्रक पे किस तरह से जैसे मवेशियों की जो तस्कर जब तस्करी करते हैं या मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो ऐसे ही
ऐसे ही अंदाज में जो तिरपाल है वो बिछाया जाता है और साथ साथ कुछ गैप भी दिए जाते हैं जिससे मवेशियों को ऑक्सीजन मिल पाए। आरोप है कि सलीम गो तस्करी का ये पूरा कारोबार मिश्रा जी के नाम से चलाया करता था। गो तस्करी को लेकर किसी तरह का खुलासा न हो, इसके लिए सलीम ने अपना नाम बदल लिया था, लेकिन अब पुलिस के एक्शन में आने के बाद पूरा सच सामने आने लगा। ये पूरी कार्रवाई रायपुर के धरसीवां इलाके के एक रसूखदार कबाड़ी के अड्डे पर की गई। पुलिस के मुताबिक सिलतरा के सरकारी जमीन पर सलीम कबाड़ी ने कब्जा कर लिया था और यहाँ कबाड़ के धंधे के अलावा गौ तस्करी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ भी खड़ी की जाती थी। सलीम की काफी समय से शिकायतें मिल रही थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। धरसीवां तहसीलदार ने अवैध कब्जे को लेकर सलीम को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद पुलिस के साथ मिलकर जिला प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से पूरे अड्डे को ध्वस्त कर दिया। सलीम कबाड़ी करके नाम का व्यक्ति है जिसने अवैध भूमि पर कब्जा कर लिया था। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वहां पर कब्जा हटाया गया है। कई जगह से सूचना मिली थी कि वहां पर कुछ गाड़ियों को डंप करके रखा जाता था जिसमें मवेशियों की तस्करी की जाती थी। सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। सलीम के बेटे के खिलाफ पहले भी गौ तस्करी का मामला दर्ज किया गया है और अब पुलिस नए सिरे से इस मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हैरान करने वाली खबर आपके सामने। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि या किस्सों में सुना भी होगा कि अगर किसी सांप को कोई इंसान मार देता है, नागिन सांप की आंखों में मारने वालों की फोटो देख लेती है, बदला लेती है। ऐसा एक केस उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आया, जहां एक युवक का दावा ये कि उसे 7 बार एक ही सांप ने काटा। साथ ही सपने में आकर सांप ने उसे 9वीं बार काटने का दावा किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। अक्सर आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि एक सांप बदला लेने के लिए अपने दुश्मन को ढूंढ कर काटता है, लेकिन हकीकत की दुनिया में ऐसा शायद ही किसी ने सुना हो। सांप ने अपने दुश्मन को खोज कर काटा है, लेकिन अगर कहें कि ऐसा सच में हुआ तो आप चौंक जाएंगे। ये है फतेहपुर जिले के रहने वाले विकास द्विवेदी और लगता है कि किसी सांप से इनकी बड़ी दुश्मनी हो गई है। तभी वो सांप फिल्मी अंदाज में इन्हें खोज खोज कर बदला ले रहा है। दरअसल विकास द्विवेदी को 40 दिन के अंदर 7 बार सांप ने काटा और हर बार सांप के काटने के पहले विकास को खतरे का आभास भी हो जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके परिजनों का दावा है। 1.5 महीने में 6 बार सांप ने काटा हुआ है। सांप के निशान हाथ पे हैं। ऐसा नहीं है कि विकास एक ही जगह रहते हैं और उन्हें सांप काटता हो। अलग अलग जगहों पर रहने के बाद भी विकास को 7 बार सांप ने काटा और 7वीं बार जब उन्हें सांप ने काटा तो उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। जब काटता है तो हमें पहले से आभास हो जाता है और काटने से 6-7 घंटे पहले हम अपने घर में बता देते हैं कि आज के दिन सांप काटेगा। शनिवार रविवार सांप निरंतर काट रहा है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका में डरे सहमे हुए हैं और परिजनों से ज्यादा खुद विकास को डर सता रहा है। विकास ने दावा किया कि जिस दिन 6ठी बार सांप ने काटा उसी रात वो सांप उनके सपनों में आया। विकास का दावा है कि सांप ने कहा 9वीं बार काटेगा तब उसकी मौत हो जाएगी। विकास का दावा है कि सपने में सांप ने कहा कि उसे कोई डॉक्टर या तांत्रिक नहीं बचा सकता। विकास सांप के डर से अपना घर छोड़कर भी रहने लगे, लेकिन सांप ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। विकास जहां भी जाते हैं सांप उनके पीछे पीछे आ जाता है। जब 3री बार सांप ने काटा तो डॉक्टर, जहां इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने बताया कि आप अपना घर छोड़ के किसी अपने रिलेशन में रहने लगे जाके। तो अपने मौसी के यहाँ रहने लगे हम, जबकि वहाँ भी हमें 5वीं बार सांप ने फिर से काट लिया। 6वीं बार हम अपने घर में आके रहे तो 6वीं बार चाचा के घर में रह रहे थे, वहाँ भी सांप ने फिर से हमें शनिवार के दिन काट लिया। वैसे आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही मामला कई साल पहले हरियाणा में सामने आया था, जब एक सांप एक बुजुर्ग शख्स के पीछे पड़ गया था और बार बार उसे डस रहा था। इसकी वजह भी बेहद हैरान करने वाली थी।
जी न्यूज के कैमरे पर उस शख्स ने सांप के बार बार डसने के पीछे की कहानी भी बताई थी। खेत में मारा था जी, जिसने कट्टे था वो दूसरा दिन मारा था मनुष्य ने। फिर वो लगातार अंदर रहा, फिर 5-7 मनुष्य ने वो पिंजरा बनाया खड़े पा भैया बोल के ने। वो पिंजरा कहाँ गया? वो पिंजरा जी टूट गया। हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि जब किसी सांप को मारते हैं तो उसके शरीर से एक तरह का केमिकल निकलता है। ऐसे में ये संभव है कि अगर आसपास कोई सांप हो तो उस केमिकल की गंध से उसकी तरफ खींचा चला जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बदला लेने के लिए आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन कोर्ट के राहत देने से अरविंद केजरीवाल को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। आखिर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत का फायदा क्यों नहीं मिला और क्यों बेल मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, ये बताते हैं आपको। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राहुल जवानी कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, उसकी जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी कर रही थी, जबकि सीबीआई शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में उनको गिरफ्तार कर चुकी। ये पूरा मामला है, इसलिए फायदा नहीं मिला। तो उधर बेल मिली, तो इधर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी में जो खुशी थी वो गम में तब्दील हो गई और सियासत भी चालू। रिपोर्ट जरा। पिछले 90 दिनों से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। आज सुबह से केजरीवाल के अंतरिम जमानत की खबर सुनने के लिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर में नेता और कार्यकर्ता इंतजार करते रहे। सुप्रीम कोर्ट से राहत भरा फैसला आया कि ईडी केस में उन्हें जमानत मिल गई। खबर आते ही समर्थक खुश हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद सन्नाटा पसर गया, क्योंकि उन्हें ईडी केस में राहत मिली, लेकिन सीबीआई शराब घोटाले मामले में 25 जुलाई तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लिम्बित है। उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है, जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। अभी केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर जमानत मिली। ऐसे में अब उन्हें अगर जेल से बाहर आना है तो सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ भी कोर्ट जाना होगा। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद भी उन्हें उसका फायदा तो नहीं मिला, मगर सियासत जरूर चालू हो गई। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताकर बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रच के, एक साजिश रच के, एक झूठे शराब घोटाले का केस बनाए हुए हैं। हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को उसमें अरेस्ट किया। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। शराब घोटाला और अरविंद केजरीवाल की जेल पर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। शराब नीति में जो घोटाला जो चोरी आम आदमी पार्टी ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है, उसमें वो दोषी हैं। उन्होंने चोरी की है, लगातार उसका साक्ष्य जांच एजेंसी न्यायालय के सामने रख रही है और उस पर निर्णय अभी बाकी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार पूरा निर्णय आ जाए। इनके घोटालों की परत दर परत खुल रही है। इनके कई सारे नेता उस घोटाले में शामिल है, वो सबके सामने आएगा। सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। अरविंद केजरीवाल पर एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी घमासान मचा है, तो दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसले के बीच उनके मुख्यमंत्री बने रहने पर भी बड़ी बात कह दी। केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर रहने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुनिए। सीएम बने रहने का फैसला खुद करें केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल चुने हुए नेता हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद प्रभावशाली है। सीएम बने रहने पर कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के कमेंट से साफ है कि जेल में रहकर अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बने रहना दिल्ली और यहाँ की जनता के लिए सही नहीं है। केजरीवाल के जेल में रहने से दिल्ली सरकार के कई काम अटके पड़े हैं और दिल्ली वासी
त्राहिमाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे तो दिल्ली को कौन संभालेगा, कौन चलाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री के नहीं रहने से दिल्ली की हालत बिगड़ती जा रही है। दिल्ली से जुड़े तमाम मामले अटके पड़े। अब जरा समझिए कि अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से दिल्ली को क्या क्या परेशानियां हैं। कैबिनेट की बैठक पहली बात दिल्ली में नहीं हो पा रही, मेयर चुनाव वक्त पर दिल्ली में नहीं हो पा रहा है, किसी मंत्री की शपथ नहीं हो पा रही है, कोई नई योजना दिल्ली में लागू नहीं हो पा रही, सड़कें खस्ता हाल है, कोई सुनने वाला नहीं। एमसीडी की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने वाली फाइलें अभी अटकी हुई हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साइन होने। फाइलें शहरी विकास मंत्री के पास लंबित हैं, दूसरे विभागों की 3000 से ज्यादा फाइलें लंबित। मुख्यमंत्री स्तर की 420 फाइलें ऐसी हैं जो कि लंबित हैं मुख्यमंत्री के कार्यालय में न रहने को लेकर। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से दिल्ली किस कदर बेहाल है, जी न्यूज ग्राउंड पर पहुंचा, रियलिटी चेक किया, आप देखिए। सड़क पूरी गायब हो चुकी है, पूरी सड़क गिट्टियों से लबालब है। कई साल हो चुके हैं, कई वर्षों से यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ये वही जगह है जहाँ पर कल जल भराव हुआ था। हमारा नाम है मोहम्मद रियासत। रियासत जी, आप बताइए सड़क कब से नहीं बनी है, क्या है कहानी? सड़क तो कई साल हो गए नहीं बनी, एक दफे पहले बनी थी और इसको तो आए हुए हो गए, मतलब कॉलोनी को 15-16 साल। ये मस्जिद है, इसके सदर है हम, इसमें भी पानी भर गया था। आपका नाम क्या है? बख्तियार। बख्तियार, एक बात बताइए, पानी का भी क्या है? पानी का कुछ नहीं, आज 4-5 साल पहले पानी के लिए टूटी गाड़ा था और टूटी लगा दिया। 5 साल के बाद जो है अभी तक ना कोई देखना या ना पानी आया, वो भी बच्चे इधर उधर तोड़ कर खत्म, वो कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई पानी का सिस्टम नहीं है यहाँ पर। बवाना में ये जल बोर्ड का एक पंपिंग स्टेशन बनाया गया था, लेकिन आज पंपिंग स्टेशन बदहाल अवस्था में है। जिस पंपिंग स्टेशन को बनाया इसलिए गया था कि ये पूरे बवाना के जे कॉलोनी को पानी सप्लाई करेगा, वो आज इस तरह से बदहाल स्थिति में है। ये बना था सन 2005 से बना हुआ ये, तो जब से ऐसे पड़ा हुआ, चोर चक्कर तोड़ ताड़ के ले गए अपना बेच बाच के सब। अच्छा। हाँ, ये चोर चक्के जो होते हैं जाके वो सब तोड़ते, ना कोई पुलिस है ना कोई है। पानी घुस गया, पानी खराब हो गया। जब से नहर हुआ है तो सबसे पानी, मोटर भी पानी ऐसे दे रही है। हाँ बताइए, क्या पानी नहीं है, क्या है? पानी नहीं है घर में, एक बूंद। कल से हम लोग पानी के लिए तरफ रहे हैं, नहीं पानी मिल रहा है, नहीं इतना खाना पटा रहे हैं हम लोग के, इधर खाना नहीं आ रहा। बच्चा भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है, इतना पानी में रह के हम लोग के बहुत परेशानी हो रहा है। अब पानी न मिलेगा तो इंसान खाना बगैर तो रह सकता है, पानी बगैर रह सकता है? इंदौर एक नाम काफी सुर्खियों में है, नाम है पूजा खेड़कर। पेशे से IAS ऑफिसर, आरोप फर्जीवाड़े का है और पर्सनालिटी में रौब और दबंगई। फर्जीवाड़े के तमाम आरोपों के बाद अब इस मामले में पुणे से लेकर PMO तक जांच है और इस सब के बीच पूजा खेड़कर की मां की एक तस्वीर सामने आई, जिसके बाद पूजा खेड़कर का पूरा परिवार अब जांच के दायरे में। पूजा पर फर्जी सर्टिफिकेट देकर के नौकरी लेने जैसे आरोप हैं। बहरहाल इस मामले में अब कमेटी की जांच जारी और रिपोर्ट के बाद से ही ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर के करियर का फैसला होगा। एक तरफ है महाराष्ट्र कैडर की टशनबाज IAS पूजा खेड़कर, तो दूसरी तरफ पूजा खेड़कर की बंदूकबाज मां मनोरका खेड़कर। दोनों मां बेटी पर अफसरशाही और दौलत का कैसा नशा सवार है, ये तस्वीरें इसकी बानगी भर हैं। लेकिन अब दोनों मां बेटी नई मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की, जिन पर लगे आरोपों की फहरिस्त लंबी है, जिसमें सिलेक्शन के वक्त गलत जानकारी, ड्यूटी के दौरान मनमानी, निचले अधिकारियों पर दबंगई और संपत्ति को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप है। मगर पूजा खेड़कर अपने ऊपर लगे आरोपों पर मुंह नहीं खोल रही हैं। पूजा खेड़कर आज मीडिया के सामने आई। आरोपों को लेकर जब सवाल हुआ तो कमेटी के सामने जवाब देने की बात कहकर किनारा कर लिया। मैंने जैसे पहले ही आपको बोला, आई एम नॉट अथोराइज टू से एनीथिंग टू द मीडिया। मेरा जो भी सबमिशन होगा मैं वो कमेटी को कर दूंगा।
एक तरफ पूजा खेड़कर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ पूजा खेड़कर की लाइफस्टाइल को लेकर रोज नए दावे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूजा खेड़कर महंगे कपड़ों और घड़ियों की शौकीन हैं। अलग अलग जगह घूमना पूजा खेड़कर की हॉबी में शामिल है। पूजा खेड़कर के पेरेंट्स के पास 110 एकड़ कृषि भूमि है। इसके अलावा 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, हीरे, 17 लाख की सोने की घड़ी, 4 कार, 2 प्राइवेट कंपनियों और 1 ऑटोमोबाइल फर्म में हिस्सेदारी भी है। इतना ही नहीं, खुद आईएएस पूजा खेड़कर के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इन सब के बीच अब पूजा खेड़कर की मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मनोरमा खेड़कर के हाथ में पिस्तौल है और वो किसान को धमकी देती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो साल 2023 का है। पीछे कुछ बाउंसर खड़े हैं। पूजा की मां यहां एक महंगी एसयूवी से पहुंची है और जमीन पर कब्जे को लेकर किसानों को धमकी दे रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि संपत्ति की तरह ही मां बेटी को ये घमंड भी विरासत में ही मिली है। दरअसल पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर के बारे में कहा जाता है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई थी। इसके बाद लगातार कई जगहों पर जमीनें खरीदी। कहा जा रहा है कि खेड़कर परिवार ने पुणे जिले के मुलशी तहसील में 25 एकड़ की जमीन खरीदी थी। इसके लिए आसपास के किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की भी कोशिश की गई थी। पूजा की मां किसानों को धमका रही है तो बेटी पर पुणे और आसपास के इलाके में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर रौब झाड़ने के आरोप हैं। मगर अब पूजा खेड़कर एक साथ कई मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। इन आरोपों के बाद पूजा के परिवार का महलनुमा घर बीएमसी की रडार पर आ गया है। यहाँ पे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी आए थे और वे भी इस खेड़कर को नोटिस देने वाले हैं। उसका कारण ये बाहर फुटपाथ पर किया गया अतिक्रमण एनक्रोचमेंट है जो है वो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हटाना चाहती है। वहीं पूजा खेड़कर के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है, जिसके बाद कभी प्रोबेशन के दौरान निजी ऑडी कार में महाराष्ट्र शासन का बोर्ड और लाल नीली बत्ती लगाकर अफसरशाही का रौब दिखाने वाली पूजा खेड़कर के घर की घेराबंदी शुरू कर दी है। पूजा खेड़कर के अंदर, घर के अंदर हम यहाँ से कुछ भी नहीं देख सकते। कल तक ये गेट पर ये पतरा लगाया नहीं था, लेकिन आज ये पूरी तरह से ढक दिया गया है। इतना ही नहीं, बाहर से उधर भी एक टीन यहाँ पे हम देख सकते हैं, नीले रंग का पतरा लगाया गया है, पतरी लगाई गई है। पूजा खेड़कर से जुड़े तमाम विवाद को लेकर अब जांच शुरू हो गई है। डीओपीटी में अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी 2 हफ्ते में पूजा खेड़कर पर जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। जानकारी के अनुसार नौकरी के लिए गलत दस्तावेज देने और जानकारी छिपाने को लेकर पूजा खेड़कर को सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है। पुणे से अरुण महतरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को सौंपे हलफनामे में खुद को विकलांग होने का दावा किया। दिव्यांगता सर्टिफिकेट से सिलेक्शन के लिए विशेष छूट की। कम नंबर हासिल करने के बाद भी रियायतों से परीक्षा पास की। अब जाने की प्रोबेशन के दौरान आईएएस पूजा ने क्या क्या मांगे रखी थी, क्योंकि मांगे जानना बहुत जरूरी है। कई विशेषाधिकारों की मांग की जो कि प्रोबेशनरी अधिकारियों को मिलते नहीं है। मसलन क्या क्या? लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर वाली प्लेट अपनी निजी ऑडी कार पर लगाई। अपनी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगाया। एक सरकारी कार, सरकारी आवास, एक ऑफिस रूम और एक अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग। एडिशनल कलेक्टर की अनुपस्थिति में उनके चैम्बर में गई और वहां कब्जा कर लिया। ये हाल था। भारत सरकार के फैसले के बाद बीसीसीआई ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया, जिसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान का आतंकवाद प्रेम। मगर अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान के दहशतगर्दों की नई साजिश बेनकाब हुई, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। इस साजिश के सबसे ताजा सबूत दिखे जम्मू के अखनूर में पाकिस्तान की पोल खोलने वाली रिपोर्ट देखी। चप्पे चप्पे पर सेना का सर्च ऑपरेशन।
रिहायशी इलाकों से लेकर जंगलों तक सुरक्षा बलों की तैनाती और आसमान से लेकर जमीन तक पैनी निगरानी। तस्वीरें जम्मू के अखनूर सेक्टर की हैं, जहां सेना ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, क्योंकि इस इलाके में एक साथ तीन संदिग्ध आतंकियों को देखे जाने का दावा किया गया है। स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के लिए परेशानी का सबब बना ये दावा किया है एक युवक ने, जिसने जी न्यूज के कैमरे पर उन संदिग्धों के बारे में पूरी डिटेल बताई। 12:30 बजे का टाइम था सर, मैं सोया उठा यहाँ पे, उठने लगता हूँ तो देखता बंदा सामने खड़ा है, एक साइड में बैकबोन डाला हुआ है, तो मुझे बोलता पानी हैगा। मैंने बोला पानी तो है मगर लाइट बंद है, मैं डिसेबल हूँ। तो फिर इतनी देर में मैं जैसे देखा तो 2 बंदे दूसरी साइड में भी थे, तो बोलता है अच्छा कॉल करनी है। मैंने बोला मेरे पास फ़ोन ही नहीं, मैं नौकर आदमी हूँ। बात उन्होंने मेरे साथ ना कुछ किया ना कुछ बोला, भाग गए। अखनूर इलाके में संदिग्धों के दिखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 60 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इनमें से 3 लोगों पर शक है कि उन्होंने आतंकियों को खाना और रहने की जगह दी। आतंकियों के हमदर्द इन 3 लोगों में एक महिला भी शामिल है। इस महिला ने 10-15 लोगों के लिए खाने का सामान किसी शख्स को सौंपा था। सुरक्षा बलों को शक है कि ये खाना आतंकियों के लिए हो सकता है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से आतंकियों ने कश्मीर के बजाय जम्मू में ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है और अब आशंका जताई जा रही है कि आतंकी जम्मू के अखनूर सेक्टर में किसी बड़ी साजिश में लगे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि जम्मू कश्मीर में 60 से 70 आतंकी छिपे हुए हैं। ये आतंकी 10 से भी ज्यादा छोटे छोटे ग्रुप में हैं। इन आतंकियों की घुसपैठ सीमा पार से मई महीने में हुई। अखनूर में दिखे 3 संदिग्धों के तार इन आतंकियों से भी जोड़े जा रहे हैं, जिनकी सुरक्षा बलों को तलाश है। इस बीच आतंकियों का नया टेरर प्लान डिकोड हुआ है। खबर है कि दहशतगर्दों की इस खेप को सीमा पार पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए भारत भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बढ़ती गरीबी से आतंकी संगठनों को आसानी से नौजवान मिल रहे हैं। आतंकी संगठन इन नौजवानों को ट्रेनिंग देकर भारत में भेज रहा है। आतंकी संगठन इन आतंकियों को पैसे देकर भारत में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहा है। जो आतंकी जितनी ज्यादा किलिंग करेगा उसे उतना ज्यादा पैसे देने का लालच दिया गया है। इन आतंकी संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद शामिल है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तानी सेना की शह पर लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत की पैरवी करता है, लेकिन उसकी असली सरकार यानी फौज भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में जुटी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले दिनों शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उस दौरान की पत्नी और मां की तस्वीरें पूरा देश देख रहा था, खासतौर पर अंशुमन की नए नवेली पत्नी का उदास चेहरा देखकर। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की, जब राष्ट्रपति भवन में शहीद कैप्टन अंशुमान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी स्मृति सिंह और मां मधु सिंह ने राष्ट्रपति के हाथों सम्मान लिया। मगर अब अंशुमान के पिता माता ने अंशुमन की पत्नी यानी अपनी बहू पर इल्जाम लगाया। शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बहू बेटे को मिले सम्मान कीर्ति चक्र को लेकर चली गई। कि धर्मपत्नी से नियम था, मैं भी उसका फॉलो की कि उनका ही राइट था, पर उनको एक माँ बेटे का रिश्ता था। वो मेरी बेटी बहू थी, तो उनका फर्ज बनता था कि वो मेरे हाथ में दे, हमें माँ बाप को देखने का मौका मिले। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो देंगी, कम से कम एक बार देखने के लिए तो देगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसका दर्द ही है जो ये सब हो रहा है। मेरी इच्छा थी कि जो पुरस्कार है उसकी रेप्लिका मिले, दोनों लोग लें, ताकि ये ना लगे अगर वो परिवार छोड़ के जाते हैं तो पत्नी को भी एक प्रतीक रहे और परिवार में माता पिता को भी एक संबल रहे कि ये, और वो देख भी सकें और जब जहाँ चाहें तो वहाँ कर पाएँ। और जो ये लेने का प्रक्रिया निश्चित रूप से निर्धारित मापदंड है, तभी पत्नी और माँ दोनों गई और संयुक्त रूप से दी, क्योंकि मेरी पत्नी उसमें हाथ नहीं लगा रही थी, जो कि पहले थोड़ा सा कुछ बात हुआ था, तो हमने कहा था कि केवल आप हाथ लगाइएगा, जो कि उनको बुरा लगा था। अब खबर नेपाल से, जहां आज भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से 2 बसें
त्रिशूल नदी में गिरकर बह गए। बताया जा रहा है कि बस में 41 यात्री सवार थे और दूसरी में 24 यात्री। मृतक यात्रियों की सूची जारी की गई, जिसमें 6 भारतीय भी शामिल हैं। त्रिशूली नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। जी न्यूज़।